नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। गुजरात के मोरबी में बड़ा हादसा हुआ है। मोरबी में केबल पुल टूट गया और पुल के टूटने से कई लोग नदी में गिर गए हैं। हादसे में 15 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसे के वक्त पुल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। 100 लोगों के नदी में गिरने की खबर निकलकर सामने आ रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। मच्छू नदी में पुल टूटने से यह हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान है सरकार की तरफ से। एनडीआरएफ के जवान भी पहुंच चुके हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद के निर्देश दे दिए हैं। तो एक बड़ा हादसा गुजरात के मोरबी में देखने को मिला। केबल पुल टूटने से कई लोग नदी में जा गिरे हैं। 15 लोगों की मौत की आशंका है। जब यह पुल टूटा तब पुल पर सैकड़ों लोग थे। हादसे के वक्त 100 लोगों के नदी में गिरने की खबर है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मच्छू नदी में पुल टूटने से यह हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्राथमिकता है राहत और बचाव कार्य। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ के जवान पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। तो छठ के इस महापर्व पर बड़ी संख्या में लोग नदी के घाटों पर पहुंच रहे हैं छठ पूजा करने के लिए। और मोरबी में केबल पुल टूट गया। जब यह केबल पुल टूटा तो उस पुल पर सैकड़ों लोग थे और बताया जाता है कि 100 लोग नदी में जा गिरे। 15 लोगों की मौत की आशंका है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। लोगों को नदी से पानी से बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी। स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच गए थे जैसे ही हादसे की जानकारी मिली। मुआवजे का ऐलान भी हो चुका है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, लेकिन प्राथमिकता है लोगों को पानी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि बड़ा हादसा है। केबल पुल पर सैकड़ों लोग सवार थे जब यह हादसा हुआ, जब यह केबल पुल टूटा। छठ का पर्व है और छठ के इस महापर्व पर पूजा करने के लिए लोग नदियों के घाटों पर जा रहे हैं। गुजरात के मोरबी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। केबल पुल पर सैकड़ों लोग चढ़े थे, पुल टूट गया। पुल कैसे टूटा है, जांच का विषय। जांच बाद में होगी, पहले राहत बचाव कार्य प्राथमिकता है। लोगों को बचाया जाए और राहत बचाव कार्य लगातार जारी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। लोगों को नदी से पानी से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। और जब यह पुल टूटा था तो इस पुल पर सैकड़ों लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि 100 लोग नदी में जा गिरे। 15 लोगों की मौत की आशंका। तो पीएम मोदी ने घटना पर संज्ञान लिया है और राहत बचाव कार्य के संकेत दे दिए हैं, निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। मुंगेली से बड़ी खबर है। बैगांव के नाम पर केसीसी घोटाला हुआ। आरोपी बिचौलिया अनिल पटेल गिरफ्तार हुआ है। बिलासपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लोरमी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बैगांव के नाम पर कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का यह मामला है। बैंक अधिकारी और बिचौलियों ने लाखों का घोटाला किया है। तो मुंगेली से बड़ी खबर, जहां पर बैगांव के नाम पर केसीसी घोटाले का मामला, आरोपी बिचौलिया अनिल पटेल गिरफ्तार हुआ। बिलासपुर से आरोपी गिरफ्तार हुआ। छत्तीसगढ़ में नवंबर से प्रदेश की समितियों में धान की खरीदी होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। धान खरीदी केंद्र में चबूतरा के साथ साथ किसानों के रुकने की किसान कुटीर भी बनाए गए हैं। वहीं इस बार किसानों को लाइन में लगने से बचने के लिए मोबाइल ऐप पर
एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और टोकन तुहर हाथ के जरिए धान बेचने से पहले मोबाइल पर टोकन प्राप्त होगा। फिलहाल धान की फसलें काटी जा रही हैं। जैसे ही धान खरीदी शुरू होगी, समितियों में धान की आवक भी शुरू होगी। फसल तो अच्छा है, थोड़ा सा महू आया है उसमें, लेकिन अब कटाई का ऐसा है कि अभी हार्वेस्टर मेरा आज ही चढ़ा है और कटाई शुरू लगभग आज से शुरू हो जाएगी जी। और अच्छा उत्पादन ठीक है जी। बढ़िया है, अच्छी तैयारी है। पंजीयन तो लगभग मेरा हो गया है, मेरा एक खाता का बचा हुआ था, छूटा हुआ था, तो वो उसी को करवाने आया हूँ बस, और बाकी तो पंजीयन हुआ। 1 नवंबर से धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी होगी और आप देख सकते हैं ये बारदाना भी समिति में है, वो पहुंच चुका है। इसके अलावा किसान जब आएंगे तो एक किसान कुटीर का भी निर्माण हुआ है, वहां पर किसान है वो रुक सकेंगे, विश्राम कर सकेंगे। उसके साथ ही साथ जो अधिकांश जो धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर चबूतरा निर्माण का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि धान का जो स्टेक है इसी चबूतरा पर लगेगा ताकि धान खराब ना हो। तो तैयारी पूरी तरह से साफ दिख रही है। किसानों के फसल वो भी कटने को तैयार हैं और कट भी रहे हैं और 1 नवंबर से राज्य सरकार बम्पर धान खरीदी करेगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। पूरे प्रदेश के साथ मुंगेली में भी 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है। इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। कलेक्टर राहुल देव ने जिले के कई खरीदी केंद्रों का जायजा भी लिया। साथ ही खरीदी केंद्रों में कमियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की और व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि जिले में इस साल समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए 66 समितियों के जरिए 97 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। किसानों का पंजीयन का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। सभी समितियों में जो तैयारियां, बेसिक तैयारियां होती हैं वो प्रगति पर हैं, चाहे वो बारदाना उपलब्ध कराना हो, चाहे जो वेट मेजर करने के लिए जो बाट होता है उसका हो, या टनेज उपलब्ध कराना हो, फेंसिंग उपलब्ध करानी हो, लाइटिंग उपलब्ध कराना हो, सीसीटीवी कैमरा इस्टेब्लिश करने हो। तो ये सारे निर्देश दे दिए गए जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। सुकमा के कोंडा सावली पंचायत में 16 ग्रामीणों की मौत की खबर है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर कोंडा सावली का जायजा लिया। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हुई। वहां डायरिया, बुखार, सूजन से मौत की खबर थी। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स ने कहा कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खराब चावल देने का ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया। ग्राम पारलाकट्टा में मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीनों में 16 लोगों की मृत्यु हुई है। ये जानकारी मिलने के बाद में कल हम स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे आई हुई थी और जानकारी लेने की कोशिश की है। स्पष्ट जानकारी अभी तक की मिल नहीं पाई है कि मृत्यु की वजह क्या है और ये मृत्यु वाकई में 1-2 महीने में हुई है कि पिछले 6 महीनों में हुई है। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर को इसी महीने में भी टीम यहाँ पे आई हुई थी। बट चूँकि कोविड के बाद से ही गाँव वालों की मानसिकता बनी हुई है कि अस्पताल के लोगों को जाके अगर मिलते हैं तो वो फिर जिला अस्पताल सुकमा तक के अगर लेके चले जाएंगे या फिर भर्ती करने के लिए कहीं और लेके चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद भी उनका रहना सहना और खाना पीना कैसा होगा, ये मानसिकता बनी हुई है। तो लोग लोकल के ही गांव में जो बैगा होते हैं, गुनिया होते हैं, उन पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। टीम आती है यहाँ पे। 18 अक्टूबर को भी टीम आई हुई थी, लेकिन ये जानकारी किसी ने अभी तक के नहीं दिया था स्वास्थ्य विभाग को। फिलहाल आज भी टीम आई हुई है, बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं। उम्मीद है कि आज सारी जानकारी स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट के लिए सैंपल भी हम लोग लेके यहाँ से जाएंगे और आगे जैसी भी जानकारी मिलेगी। वहीं रायपुर में 1 नवंबर से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की धूम मचने वाली है। महोत्सव में शामिल होने के लिए 9 देशों के कलाकार छत्तीसगढ़ पहुंचने का सिलसिला जारी है। रशिया और न्यूजीलैंड की टीम आज रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कलाकारों का स्वागत किया। इस दौरान ट्राइबल डांस फेस्ट की झलक भी एयरपोर्ट पर देखने को मिली। डायरेक्ट फ्रेम दिया हुआ है, आप डायरेक्ट उठा लीजिएगा, मैं फोटो लेते रहूंगा। और बहुत अच्छा वातावरण में उनका आगमन हुआ और उन्होंने एक कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर दे करके वातावरण को और मधुर कर दिया। बहुत ही
वातावरण को मनोरम कर दिया। सबका छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है, अभिनंदन है, सबका इस्तकबाल है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है, उसको हम लोग और अच्छा ढंग से आगे इसको बढ़ाएंगे, इस सिलसिला को। तो हम सभी लोगों का इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में बहुत स्वागत करते हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश विदेश की कला संस्कृति का समागम छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है और जिसकी झलक आप रायपुर एयरपोर्ट में देख सकते हैं। पूरे जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि रशिया और न्यूजीलैंड से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब तक आपने जो है भारत की कला का प्रदर्शन देखा होगा, भारत के जो आदिवासी कलाकार हैं उनकी कला का प्रदर्शन देखा होगा, लेकिन आज आप एयरपोर्ट पर ही देख रहे हैं आदिवासी संस्कृति की झलक। ये कलाकार आप देख रहे हैं जो कि देश विदेश से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये कलाकारों के जो आने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है और यही वो कलाकार हैं जो आदिवासी नृत्य महोत्सव पर अपनी जो कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेहरे पे मुस्कान भी यहाँ पर है। व्हाट वुड यू से समथिंग? तो ये आप देख रहे हैं, से समथिंग। नमस्ते। नमस्ते। तो आपने सुना कि उन्होंने नमस्ते से अभिवादन किया और जैसे कि हमारी संस्कृति है कि नमस्कार से ही अभिवादन करते हैं और ये जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर दिखाई दिए। वुड यू लाइक टू से समथिंग? श्योर। तो ये अपनी भाषा में इन्होंने एक तरह से अभिवादन यहाँ पर किया हुआ है और पूरी तरह से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जैसा बताया मैंने कि यहाँ जो पहुँचे हुए तमाम कलाकार थे उन्होंने यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया और एक तरह से ये ट्रेलर ही था, पिक्चर अभी पूरी तरह से बाकी है। और आदिवासी नृत्य महोत्सव की पूरी पिक्चर आपको साइंस कॉलेज ग्राउंड में देखने को मिलेगी, जहां पर देशी विदेशी कलाकारों का प्रदर्शन होगा, उनकी कला का समागम होगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। बलरामपुर जिला मुख्यालय में राज्य उत्सव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर और एसपी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। अधिकारी कर्मचारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्योत्सव की तैयारियों के सिलसिले में बलरामपुर ज़िले में जो हमारा कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला के जो हाई स्कूल ग्राउंड है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इस हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे अपने शालेय छात्र छात्राओं से और अपने हॉस्टल्स के छात्र छात्राएँ और यहाँ के लोकल जो हमारे जो सांस्कृतिक दल है, आदिवासी के सांस्कृतिक दल है, इनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राज्योत्सव का हम लोग 1 तारीख से मना रहे हैं जिला बलरामपुर में। उसी की समीक्षा के लिए और उसी की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आज यहाँ पे मुआयना किया जा रहा है और पर्याप्त बल की व्यवस्था लगाई जा रही है। साथ में कंट्रोल रूम और ट्रैफिक की व्यवस्था अलग से लगाई जा रही है और क्षेत्र की सेंसिटिविटी को देखते हुए BDS टीम्स को अलग से डिप्लॉय किया जा रहा है ताकि पूरी चेकिंग अच्छे तरीके से, पक्के तरीके से वहाँ चेकिंग कर सके ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो और शांतिपूर्वक पूरा आयोजन किया जा सके। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों में नियमितीकरण की आस जगी है। कुछ दिन पहले प्रदेश के 45,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया था, जिसके बाद सर्वे विभाग के संविदा कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है। संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि 1 नवंबर को नियमितीकरण की घोषणा की जाए। साथ ही नियमितीकरण की प्रक्रिया में विलंब होने पर आंदोलन पर जाने की भी बात कही।
कांग्रेस सरकार ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से जो घोषणा की है कि वो 45,000 संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतन वो भोगी कर्मचारियों को नियमित करने जा रहे हैं, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे की रणनीति की जितने भी संविदा, दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारी है उनको रेगुलर किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, जिसमें राज्य स्थापना दिवस 22वें से 23वें वर्ष में जो प्रवेश कर रहा है छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, ऐसा हम सभी चाह रहे हैं। संविदा के कर्मचारी हैं, जो संविदा किसी भी विभाग में जो संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी प्रोग्राम से हैं, चाहे वो मिशन मोड से हों, चाहे केंद्रीय परियोजना से हों, चाहे राज्य स्थापना से हों, हम ये चाहते हैं कि इस नियमितीकरण की प्रक्रिया में कोई भी संविदा कर्मचारी छूटने ना पाए। सरकार अगर नियमितीकरण कर रही है तो जो 40,000 संविदा कर्मचारी होते हैं उन सबका 100% नियमितीकरण होना चाहिए। यही कोरबा में कोरोना काल से पहले लोगों को सस्ती दर पर आवागमन का अच्छा साधन मिला था, लेकिन कोरोना के आने के साथ ही इस पर भी ब्रेक लग गया। ऐसे में लोगों को मजबूरी में महंगे दर पर ऑटो, निजी बस या फिर टैक्सी बुक करनी पड़ रही है। वहीं इसको लेकर बस को संचालन करने वाली कंपनी ने सुरक्षा राशि को पाने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लंबे समय से कॉलेज, स्टूडेंट और राजनीतिक पार्टियां सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं, बावजूद इसके अब तक सिटी बस की सेवा शुरू नहीं हो पाई। हमारे कोरबा में अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी द्वारा सिटी बस का संचालन किया जाता है। उसमें टोटल हमारे पास 48 बसें हैं। नए ऑपरेटर के चयन के लिए पूर्व में टेंडर जारी किया गया था, बट टेंडर में कोई पार्टिसिपेट नहीं हुआ। इस कारण से फिर से वो टेंडर किया गया है। अभी 4-5 दिन और उसमें टेंडर सबमिशन के लिए टाइम है। देखिए, कोरबा में कोरोना काल के समय से ही सिटी बस का परिचालन पूरी तरह से ठप है और सिटी बस ठप होने से आम नागरिक है, आम जनता की जेबें कट रही है। ऑटो वाले अलग लूट रहे हैं, बस वाले अलग लूट रहे हैं। और मैं कोरबा के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि सिटी बस यहाँ से उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ने का एकमात्र साधन था, लोगों का, आम आदमी का एक आने जाने का बेहतर सस्ता साधन था, जिसे बंद कर दिया गया है। खबर राजनांदगांव से है। यहां चिचोला चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 18 लाख से भी ज्यादा का तंबाकू, पान मसाला जब्त किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से तंबाकू और पान मसाला की तस्करी की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए संदेह के आधार पर एक वाहन को रोका गया, जिसमें बिना कागजात अवैध रूप से तंबाकू और पान मसाला लाया जा रहा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के साथ तंबाकू और पान मसाले से भरा ट्रक जब्त कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। कल मुखबिर सूचना पर वाहनों की चेकिंग जारी थी। इसी बीच में एक महाराष्ट्र की तरफ से एक आइसर गाड़ी आई, उसको थाना प्रभारी चिचोला टीम के द्वारा चेक किया गया। चेक करने पे पता चला उसमें काफ़ी मात्रा में जर्दा युक्त गुटखा लोड है। प्रारंभिक पूछताछ ने उसमें ये बताया कि वो महाराष्ट्र से लेके आ रहा था और छत्तीसगढ़ में खपाने की उसकी योजना थी। और अभी और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें अभी कुल मिला के 26.5 लाख का माल बरामद हुआ है और एक आइसर ट्रक है। और प्रारंभिक पूछताछ में जो चालक है वो महाराष्ट्र का भंडारा जिला का रहने वाला है। और अभी हम लोग इसमें और भी पूछताछ करेंगे। इसमें और भी किसी की संलिप्तता होगी तो निश्चित ही संबंधित धाराओं के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में गौ सेवा मंडल के युवा बेजुबान जानवरों के लिए मसीहा बन गए हैं और उन्होंने मवेशियों के लिए एम्बुलेंस बनवाकर दान किया। अब सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर घायल और बीमार मवेशियों तक इनकी टीम पहुंचती है और प्राथमिक उपचार कर पशु अस्पताल लेकर डॉक्टर्स की निगरानी में पशुओं को इलाज होता है। गौ सेवा मंडल में तकरीबन 200 सदस्य हैं, लेकिन करीब 25 सदस्य एक्टिव हैं जो 24 घंटे 7 दिन कभी भी इस काम के लिए अलर्ट रहते हैं। हमारा पशु रेस्क्यू वाहन है जो कि समाज सेवी अजय अग्रवाल मास्क मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी माता के नाम से हमको दिया गया है। और हम जो एक्सीडेंटल गाय हैं, जो सड़क दुर्घटना हो जाती हैं, जो बीमार गाय हैं, जिसके मालिक नहीं होते हैं, उस गायों को हम उठाकर ले आकर हॉस्पिटल में लाकर इलाज करवाते हैं। और अगर प्राथमिक उपचार भी स्वयं से करते हैं और लाकर अगर वो प्राथमिक उपचार के बाद ठीक नहीं होती है तो हॉस्पिटल लाते हैं और उसकी इलाज हॉस्पिटल में करवाते हैं। बीमार पशु हैं या जो उसका एक्सीडेंट हुआ वाला पशु हैं, है ना, जो असहाय पशु हैं, उनको समय पे इलाज मिल जाता है इनके द्वारा समय पे अस्पताल में लाने से।
पहले हम लोग को खुद जाके वहाँ करना पड़ता था जगह पे, जैसे लोग कॉल करते थे, फ़ोन करते थे कि यहाँ पे जानवर बीमार है या एक्सीडेंट हुआ है, तो हमको जाके करना पड़ता था। अब वो काम इनके द्वारा यहाँ लाया जाता है, तो फिर हमको थोड़ा सुविधा हो जाता है कि जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, यहीं आ जाता है। भारत में हिंदू रीति रिवाजों में किसी की मौत के बाद मृत्यु भोज कराने का रिवाज है। इस प्रथा का कई बार दबे आवाज में विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन धमतरी में एक परिवार ने अब खुलकर इस रिवाज का विरोध किया। शहर में स्टेशनरी का व्यापार करने वाले राठौड़ परिवार ने अपने पिता की मृत्यु के बाद समाज को भोज की व्यवस्था नहीं की, बल्कि शहर की समाज सेवी संस्थाओं को 3,27,000 रुपये दान कर दिए। परिवार ने बताया कि उनके पिता मृत्यु भोज के खिलाफ थे और उन्होंने ही ये इच्छा जाहिर की थी कि उनकी मौत के बाद मृत्यु भोज का खर्च समाज की सेवा में खर्च किया जाए। क्या था, पापा की इच्छा थी कि मेरी डेथ के बाद मेरे नाम से कुछ करना नहीं, जैसे भोजन होता है मृत्यु भोज, उनके विरोध में थे वो। तो उन्होंने पहले ही 5-6 साल पहले ही कह दिया था कि मेरे उसमें कुछ करना नहीं। तो हमने सोचा कि इसके बदले जो भी है उनके नाम से हम पूरी संस्थाओं को दान दें। एक अपना उद्देश्य ये भी था कि मोटिवेशन हो जाए सभी को कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, तो अपन शुरुआत करते हैं, तो अपन शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आगे और कोई भी सर्विस टाइप के। और मृत्यु भोज में आजकल ज़्यादा आधे से ज़्यादा लोग तो भोजन करते ही नहीं, तो वेस्ट भी होता है। तो अपना ये सोचना था कि सभी अपन इस संस्थाओं को उनकी जगह सभी संस्थाओं को दान देते हैं। कितने संस्थाओं को? हमने 7 संस्थाओं को 51,000 रुपये दिया है। देश भर के गृहमंत्रियों के चिंतन शिविर से लौटे प्रदेश के गृहमंत्री ने चर्चा करते हुए बताया कि चिंतन शिविर में कई मांग रखी गई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 2013-14 में 48 करोड़ रुपए देती थी, लेकिन अब इस फंड को कम कर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसे बढ़ाने की मांग रखी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 3 साल में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 1 लाख किलो से अधिक गांजा और 20 लाख से अधिक नशीली टैबलेट्स जब्त की। 1 लाख किलोग्राम से ज़्यादा गांजा इन 3 वर्षों में हम लोगों ने जब्त किया है। वैसे ही 20 लाख से अधिक हमारी नशीली टेबलेट है, सिरप है, इंजेक्शन है, वो सब हम लोगों ने, हमारी पुलिस ने यहाँ जब्त किया है। विभाग के अधिकारियों ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए जो राशि मिलती है और राज्य सरकार अपने बजट से जितना आधुनिक वेपन्स, व्हीकल्स, तमाम जो चीज़ें उनको आवश्यक होती है वो सब हम अपने पुलिस फोर्स को पहुंचाते हैं, देते हैं। केंद्र से भी अधिक राशि और मिले, इस बात को भी मैंने वहां पर रखा। खबर धमतरी से है। दिवाली खत्म होते ही शहर में तेजी से क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। गोवर्धन पूजा के दिन से अभी तक रोजाना थानों में मारपीट, चाकूबाजी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। अब तक 52 मामले मारपीट के आ चुके हैं। माना जा रहा है कि युवाओं में गांजा, नशीली दवाओं की लत के साथ चाकू रखने के फैशन के चलते इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। दीपावली के आसपास जो घटनाएं हुई हैं उसमें टोटल 52 मामले हैं जो मारपीट के पंजीबद्ध हुए हैं। साथ ही इसमें आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। कुल 5 मामले आर्म्स एक्ट के किए। जहां तक बटंची की बात है, पूर्व में भी हमारे जिले में लगभग 350 बटंची चाकू जब्त किए गए थे, जो अमेजोन और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मंगाए जाते हैं। उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और अभी फिलहाल कुछ मामलों में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। और जहां जहां भीड़ भाड़ की जगह होती है वहां पर हमारे पुलिस बल सिविल ड्रेस में भी तैनात होते हैं और उनके द्वारा भी ऐसे बटंची चाकू रखने वाले लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। शहीदों की याद में और पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 21 से 31 अक्टूबर तक कबड्डी, वॉलीबॉल और अन्य कई खेल कूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जिसमें आसपास के गांव के लोगों के साथ ही पुलिस विभाग की टीम अपने खेल का जौहर दिखा रही है। इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कोरबा में जल्द ही खेल एकेडमी की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमी विकसित की जा रही है, जिसमें खिलाड़ियों को एक की जगह पर सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आज कलेक्टर ने अन्य अफसरों के साथ स्टेडियम का जायजा लिया। इधर कोरबा में खेल एकेडमी के खुलने से खिलाड़ियों में खुशी है।
बलरामपुर में मां सिंदूर नदी छठ घाट पर मां सिंदूर की आरती हुई। बनारस के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर आरती की शुरुआत हुई। आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। छठ महापर्व के पावन अवसर पर आरती का भव्य आयोजन किया गया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।